Hello students, today we will be reading the chapter State Government. State government, that is legislature, the state legislature. आर्टिकल 168 कहता है हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेचर होगा. स्टेट लेजिस्लेचर विल बी देयर. ये आर्टिकल 168 कहता है कि हर स्टेट में अंदर एक स्टेट लेजिस्लेचर का होना जरूरी है. याद रखने के लिए, समझने के लिए बेस्ट मेथड जो रहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को भी आप वैसे ही समझें जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को. इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पर एक लोकसभा है, राज्यसभा है. वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर को हम डिवाइड कर सकते हैं या उसके तीन पार्ट्स हैं. फर्स्ट गवर्नर, गवर्नर ठीक वैसी है जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट होता है. देन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप समझ लें जैसे कि राज्यसभा, इसको लोकसभा समझ लें और वो प्रेसिडेंट है. तो ये टोटल स्टेट लेजिस्लेचर बनता है. लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट देयर इन ऑल द स्टेट. अब ये तो समझने के लिए है, इट इज नॉट लाइक दिस. लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है. लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले स्टेट्स हैं यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. ये वो स्टेट है जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है. पहले जम्मू कश्मीर भी था, बट अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया तो अब साइड में नहीं. बाकी अदरवाइज अगर ऑप्शन में आ जाता स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर में बाई कैमरल थी लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, सॉरी, लेजिस्लेचर जो थी बाई कैमरल थी. बाई कैमरल का मतलब दो लेवल थे, एक असेंबली और एक काउंसिल. हमारे राजस्थान में एक ही है, लेजिस्लेटिव असेंबली. काउंसिल का प्रोविजन नहीं है अभी तक. तो दिस इज हाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज मेड अप. अब इसके बाद आता है लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होने चाहिए वगैरह. लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम मेंबर्स तो हो सकते हैं वो है 500. ये मैक्सिमम हो सकते हैं, ऐसा नहीं हर एक में है. और मिनिमम 60. ये एक सिस्टम बना रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में. ध्यान ये रखा जाता है हर एमएलए, दैट इज एवरी मेंबर of legislative assembly should represent 75,000 population. हर 75,000 पॉपुलेशन पर एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ऐसा एक प्रोविजन है. जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी, ये 2009 में जो अभी लेटेस्ट वाला चल रहा है वो 2009 में 95th अमेंडमेंट हुआ था. 95 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में. उससे ये 2009 में एससी एसटी का रिजर्वेशन का प्रोविजन है. एंड ये प्रोविजन है टिल 2020. 2020 तक के लिए ऐसा प्रोविजन बनाया गया था रिजर्वेशन का लेजिस्लेटिव असेंबली में.
ठीक है। तो आर्टिकल 168 के हिसाब से हर स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेचर होगा, स्टेट लेजिस्लेचर का प्रोविजन का। उसके तीनों पार्ट को अपन ने डिस्कस करा। गवर्नर जो हेड होता है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? नाउ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, 25 ईयर की एज, इंडियन सिटीजन, मानसिक तौर पे नॉर्मल सही होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मिनिमम क्वालिफिकेशन है। उसके बाद वो इलेक्शन लड़ता है। डिस्क्वालीफाई होने के लिए अगर वो 60 डेज तक लगातार एब्सेंट रहता है, बिना किसी सूचना के, मतलब बिना किसी जानकारी से अगर गायब है, परमिशन नहीं है, तो भी उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली चीज है उसमें से वो कोई चीज मिस कर देता है, मतलब लूज कर देता है, जैसे एज तो 25 से कम नहीं जा सकती है, बट ऐसा हो सकता है वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के कनाडा की, यूएस की सिटीजनशिप ले ले, तो भी उसकी मेंबरशिप खत्म मानी जाएगी। तो ये उसके मेंबरशिप खत्म होने के प्रोविजन है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टेन्योर है, पीरियड है, दैट इज फॉर 5 ईयर। इमरजेंसी में उससे एक्सटेंड किया जा सकता है, बट वो बहुत ज्यादा नहीं है साल भर के लिए, उससे एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने के लिए, और वो 1 साल, और उसके बाद इमरजेंसी खत्म होने के बाद वहां पर इलेक्शन होनी कंपल्सरी है। फिर अगर लेजिस्लेचर के जो ऑफिसर्स की बात देखी जाए तो स्पीकर होता है, एक विधानसभा का स्पीकर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का एक डेप्यूटी स्पीकर है। पीरियड उनका भी वही, मेंबर जो है वो उनको इलेक्ट करते हैं कि भाई हमारे में से ये हमारी विधानसभा का स्पीकर है, ये डेप्यूटी स्पीकर है। तो जैसे अभी राजस्थान में सीपी जोशी जो है विधानसभा के स्पीकर है, तो ये स्पीकर का कार्य का रोल है। अब स्पीकर के क्या क्या पावर्स है, रोल है, फंक्शन है, ये अगले टॉपिक में अपन करते हैं। नाउ द फंक्शंस ऑफ या पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला तो वो ही चेयर्स ऑल द मीटिंग्स, विधान परिषद जो सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी सारी मीटिंग्स वगैरह जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उनका वो हेड है, चेयरपर्सन है। सेकेंड, ही मेंटेन द डिसिप्लिन, ये चिल्लाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, तो वो सारा, क्योंकि नेता लोग थोड़े से कभी कभी गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो सारा डिसिप्लिन, ऑर्डर वगैरह मेंटेन करने का काम है। परमिशन टू स्पीक, कौन बोलेगा, इसने एक भाषण दे दिया, उसके बाद भाई ये भाषण देगा, तो ये सीक्वेंस वगैरह डिसाइड करने का काम भी ये करते हैं। रिमूव द पार्ट ऑफ स्पीच, कभी कभी नेता गलत बात बोल जाते हैं विधानसभा में, कि कुछ ऐसी चीज बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए, तो हर चीज की रिकॉर्डिंग होती है, तो ही कैन कि भैया ये चीज हटा दो, जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें से कोई पार्ट ऑफ स्पीच जो गलत है, किसी के ऊपर गलत बात बोल दी, तो वो चीजें हटाई जा सकती है, ये भी स्पीकर का काम है। कोई क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये क्वेश्चन आप पूछ लो, ये मत पूछो, तो भाई जैसे जनरली अपोजिशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पार्टी के लोग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ही कैन एक्सेप्ट द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन पूछना नहीं पूछना है। किसी बिल वगैरह पर जो भी वोटिंग हो रही है, तो वो वोटिंग कराना, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना, ये सब काम भी स्पीकर का है। कास्टिंग वोट का मतलब अगर किसी चीज में बराबर वोट हो गए, राजस्थान की विधानसभा में बराबर वोट हो गए कि सपोर्ट में भी उतनी वोट, अपोजिशन में भी उतनी वोट, तो ये कास्टिंग वोट, जो डिसाइडिंग वोट है, वो स्पीकर का वोट होता है। वे अब उन्होंने जिसको वोट दे दिया वो जीत गया, क्योंकि बराबर वोट हो रहे थे। जनरली स्पीकर वोट नहीं करता है, वो बाकी सब मेंबर से ऊपर है, तो ही जनरली डज नॉट वोट, पर अगर बराबर हो गए तो उस समय वो वोट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन डिसाइड करेगा कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। तो यहां पर ये काम
स्पीकर डिसाइड करता है कि भैया ये बिल मनी बिल है, ये ऑर्डिनरी बिल है, तो ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का। फिर डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब DEFECTI कोई पार्टी बदल लेता है, दल बदल, कि भाई ये X पार्टी में था, Y पार्टी में आ गया, तो ऐसा कभी डिफेक्शन वो चेंज होता है तो ये उनके खिलाफ एक्शन वगैरह लेने का पावर रखते हैं। तो ये सारे हो गए मेन फंक्शंस जो विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसके रहते हैं। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे कि अपने कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है, सेकंड लेवल जो होता है अपर हाउस, उसके बनाने का जो सिस्टम है वो 169 में दे रखा है। भाई टोटल का जितने भी MLA हैं वो अपनी मेजोरिटी से बिल पास करें और जितने वोट देते हैं उसमें से 2/3 के करीब वो जब वोट देंगे तब वो प्रोविजन आएगा कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के बाद इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं कि इसका जो नंबर है वो कभी भी 40 से, अच्छा इट शुड नॉट बी, पहले तो नॉट बी मोर देन 1/3, जो MLA हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे उनका नंबर MLA के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड शुड नॉट बी लेस देन 40। भाई कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल 40 मेंबर से कम नहीं होनी चाहिए और 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितने MLA। सपोज एक एग्जांपल लेंगे, वन थर्ड से ज्यादा नहीं हो सकते। टोटल MLA मान लो किसी स्टेट में है 120, 1/3 हो गया 40। तो यानी MLC जो होंगे, अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो कम से कम उस स्टेट में 120 MLA होंगे तो ही पॉसिबल है। अगर किसी स्टेट के अंदर 100 MLA हैं तो वहां हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसका 1/3 कितना हो गया 33। 33 से ज्यादा आप कर नहीं सकते उस स्टेट में और 40 से कम हो नहीं सकते। तो यानी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट है तो 120 MLA तो होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज तो इस क्राइटेरिया में सेट ही नहीं हो रहे। तो ये एक प्रोविजन है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर MLA के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। उसके बाद जो MLCs हैं उसमें से 5/6 इलेक्टेड होंगे और 1/6 नॉमिनेटेड। ये भी एक एसेंशियल कंडीशन बन गई कि साहब इससे ज्यादा कम वाला तो बैठेगा ही नहीं। यानी 5/6 मेंबर तो इलेक्टेड और 1/6 नॉमिनेटेड। अब ये जो इलेक्टेड वाले ये कैसे चुने जाएंगे? इलेक्टेड वालों का इलेक्शन होता है 1/3 मेंबर्स जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपैलिटी वगैरह इनसे आते हैं 1/3। बाकी 1/3 MLA चुनेंगे। MLA विल इलेक्ट उनको जो MLA नहीं है। MLA उन लोगों को, खुद में से किसी को नहीं चुनेंगे कि भाई हम 200 MLA हैं, हम में से तू बन जा वाला नहीं, भाई किसी और को चुनेंगे। तो 1/3 मेंबर MLA चुनेंगे, 1/3 मेंबर म्युनिसिपैलिटी वाले चुनेंगे।
1/12 ग्रेजुएट्स चुनेंगे। और ये ग्रेजुएट्स कौन है? जिनको 3 साल पहले ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस, कुछ भी, तो ऐसी डिग्री बने। और ये भी 3 ईयर ओल्ड, ऐसे लोग चुनेंगे। यहां पर एक टीचर्स का भी है, 1/12 टीचर्स चुनते हैं। टीचर्स को यहां पर एक स्पेशल प्रोविजन है, बाकी वो नहीं है। 1/12 मेंबर्स विल बी जो इलेक्टेड बाय टीचर्स, और वो भी 3 ईयर के एक्सपीरियंस वाले, 3 साल से जो पढ़ा रहे हैं। एंड बच्चे 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। एक सिंपल सा ले लेते हैं, 120 मान लेते हैं नंबर, 120 अगर नंबर हैं तो अपन ये 1/3 हो गए 40, ये 1/3 40, 80 तो ये हो गए। 1/12 का मतलब 10 मेंबर यहां से, 10 मेंबर यहां से, 80, 90, 100 और 1/6 20। ये टोटल वोटिंग का या जो इलेक्शन का सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये रहता है। 120 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उनमें से इस तरह से चुने जाएंगे। ये आप एक बार देख लें। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुना जाता है। नाम याद रख लेना, जितना डिटेल में से आता नहीं है। वही प्रेसिडेंट वाला जो सिस्टम है उस टाइप का सिस्टम रहता है इनका। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इससे इनका इलेक्शन होता है। ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के 2 जो अधिकारी हैं वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन वगैरह 2 रहते हैं। जैसे नॉर्मली अपने लोकसभा में भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विधानसभा में भी होते हैं वैसे ना। अब उसके पावर्स की बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। एक बड़ा यूनिक पावर है, दैट इज आर्टिकल 197। अच्छी तरह समझ लें, वही चीज है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो हो गई आपकी लोकसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई राज्यसभा। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो अपने राजस्थान में है वैसी वाली किसी बिल को पास करती है, पहली बात तो मनी बिल के मामले में तो इनका पावर है ही नहीं काउंसिल का, कोई राज्यसभा वाली बात है। नॉर्मल बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास करा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा कि साहब आप इस बिल को पास कर दो, या तो वो उसमें कुछ ना कुछ चेंज अपनी तरफ से सजेशन देके कि साहब आप ऐसा नहीं और इसमें ऐसा कर लो, वो सजेशन देके भेज दे, ठीक है मान लिया, या वो अपने पास रख ले, बिल पास भी नहीं करा अपने पास रख लिया। अगर 3 मंथ्स तक लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को अपने पास रख ले या सजेशन देके भेज दे, सजेशन देके भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा नहीं हमें तो ये सजेशन पसंद नहीं है, अगेन दे हैव सेंड द बिल टू किसके पास, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास फिर आ गया विदाउट चेंज, मतलब जैसा फर्स्ट टाइम आया था, पहले इन्होंने यहां भेजा था लेजिस्लेटिव असेंबली ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा, उन्होंने या तो 3 महीने तक बिल वापस नहीं भेजा या कुछ सजेशन देके वापस भेज दिया, इन्होंने बिना कोई चेंज किया वापस इधर डाल दिया कि भैया तुम बिल पास कर दो। अगर इस बार ये या तो पास कर दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते और 1 महीने तक अपने पास रखते हैं तो 1 महीने के बाद वो बिल पास माना जाएगा, भैया बहुत हो गया तुम्हारा, हमने कर दिया, क्योंकि इनकी पावर ज्यादा रहेगी। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज पीपल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और हमारे यहां पर उसी को ज्यादा पावर मिलती है जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। समझ में आया? 2 चीजें हैं,
एक लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, और ये विधान मंडल है। टोटल जिसे कहते हैं वो विधान मंडल है। तो ये विधान परिषद और ये विधान सभा, जिसमें एमएलए बैठते हैं। तो एमएलए साहब के यहां से बिल पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल या तो उसमें कुछ सजेशन देती है या 3 महीने तक अपने पास पड़ा रहती है। तो या तो लेजिस्लेटिव असेंबली उस सजेशन को मान ले, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने कहा हमने मान लिया, नहीं करती है और ये वापस भेज देती है। और इस बार भी वो चीज या तो वो अड़े हुए 1 महीने तक अगर अपने पास रख लिया तो बिल पास बिना किसी के। तो ये आर्टिकल 197 ऐसा कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आया? यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं दे कैन डिले एनी बिल फॉर टोटल 4 मंथ्स। टोटल 4 महीने तक वो डिले कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनके पास पावर नहीं है। मनी बिल के मामले में बिल्कुल ही पावर नहीं, 14 डेज तक का डिले वाला है बस। 14 डेज आप डिले कर सकते हो, 14 डेज के बाद वो पास माना जाएगा। मनी बिल 14 डेज, ये ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। तीसरा कंट्रोल मिनिस्टर्स, इससे चुना हुआ पर्सन मिनिस्टर बन सकता है। जैसे राज्यसभा से मिनिस्टर बन जाते हैं, अरुण जेटली भी राज्यसभा से थे, शायद एस जयशंकर भी अभी राज्यसभा से हैं। तो राज्यसभा से मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बट लोकसभा में यानी प्रधानमंत्री कब तक रहेंगे ये लोकसभा डिसाइड करेगी। जब तक लोकसभा की मेजोरिटी है तब तक वो रहेंगे। यहां पर भी वही है, चीफ मिनिस्टर साहब को हटा नहीं सकते। ठीक है, ये एक सपोर्टिंग बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, अच्छी अच्छी बातें कर सकती है क्योंकि इसमें बड़े विद्वान लोग भी होते हैं, अपना इनका एक स्टेटस है। बट दे कैन नॉट रिमूव द चीफ मिनिस्टर, ये इनकी एक लिमिटेशन है। इलेक्शन इनका जो होता है वही जैसे राज्यसभा जैसा 6 साल, हर 2 साल में 1/3 चेंज होते रहते हैं। तो वो वाला सिस्टम है, परमानेंट बॉडी है, जैसे राज्यसभा है वैसे ही है। अगर लेजिस्लेचर के पावर की बात करें तो वो सेम है जो सेंटर के पास है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला पावर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर की अगर बात करें यानी लॉ बनाने का, दे कैन मेक द लॉज फॉर द स्टेट। सेकंड, इलेक्शन रिलेटेड पावर। इलेक्शन कौन से, जैसे राज्यसभा के मेंबर्स एमएलए वोट करते हैं। सेकंड, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये लोग वोटिंग करते हैं एमएलए। तो एमएलए क्या काम करते हैं, ये वोटिंग भी करते हैं। तो यहां पर भी इनके पावर है, इलेक्टोरल पावर है। थर्ड, अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पावर में अगर हम देखें तो स्टेट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता है कि भाई अगर राजस्थान की विधानसभा कहते हैं कि साहब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन में फला फला चेंज लाना चाह रहे हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बट देयर आर सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which need approval of 50% of the states। कुछ ऐसे प्रोविजन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनमें 50% स्टेट्स की अप्रूवल चाहिए, तो वहां पर इनको पावर मिल जाती है कि देश के आधे स्टेट कम से कम उसे सपोर्ट करें। तो वहां पर एमएलए को भाई आप वोटिंग करो, आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जितने स्टेट है उसमें से अगर 50% ने सपोर्ट कर दिया अगर सेंटर को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाएंगे। ये बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जनरल चेंज नहीं है। जनरल अमेंडमेंट तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर कर देते हैं, पर अगर कोई बड़ा चेंज करना है तो 50% स्टेट्स को भी सपोर्ट करना है और उन 50% में
इन स्टेट्स को पावर मिल जाते हैं। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है। राजस्थान में जो विधान परिषद का है वो हमारे कोर्स से इस बार हट चुका है। राजस्थान में जो विधान परिषद है, काउंसिल है, वो नहीं है अभी भी, ठीक है। तो उसका लिए एक अनुमोदन भेजा हुआ है सेंटर के पास, बट वो इस बार हमारे एनटीएससी सिलेबस में हट चुका है। तो इतना सा याद रखना है कि हमारे पास प्रोविजन भेजा हुआ है, बट इट इज स्टिल अभी पेंडिंग है। तो अगले वीडियो में हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर बाकी सारे प्रोविजन देखेंगे, ठीक है।